हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ वेक्टर। ये लेक्चर 7 में हम आ गए हैं, जिसमें हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए हैं, सॉरी, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं जो कि एक अच्छी बुक से लिए गए थे, और उसमें आपके कंसेप्ट कैसे क्लियर हैं ये देखने की कोशिश की गई है। हमने जो थ्योरी पढ़ी थी, जो कंसेप्ट्स पढ़े थे, उसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, हमने ये देखा था। ठीक है। अब जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते जाएंगे, हम क्वेश्चंस थियोरेटिकल अपने कंसेप्चुअल टॉपिक के अंदर ही ले लेंगे, और जो ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाते चलेंगे। ठीक है। फिलहाल हम अपने इस टॉपिक पे आते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो कि इम्पोर्टेंट है पर बहुत ही सिंपल है। ठीक है। इम्पोर्टेंट तो है पर बहुत ही सिंपल है। इसको इसको समझने के लिए हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे वन बाय वन, कि आपको ये भी समझ में आ जाए कि हम इसका यूज क्यों करते हैं। तो उसी से शुरुआत करते हैं। नंबर 1, वाई रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? वाई। तो वाई का आंसर ये है, हमने अभी देखा था, मैंने आपको एडिशन ऑफ वेक्टर में बताया था कि किस तरीके से एडिशन ऑफ वेक्टर में बताया था कि किस तरीके से आप नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड कर सकते हो? अगर दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता था थीटा, वो आप डिसाइड करता था कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। ठीक है। मैंने देखा था कि अगर थीटा 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका हो जाता था क्या? रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है अगर थीटा 90 डिग्री है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है। तो अभी तो ये थीटा 90, ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे नहीं होंगे, मगर किसी तरीके से अगर वेक्टर 90 डिग्री पे लेकर के मैं आ जाऊं तो मुझे बार बार लंबी प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी, हमें फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। हम सीधे एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो वो किस तरीके से पॉसिबल होगा? वो पॉसिबल होगा जब हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। तो हम करेंगे क्या आगे के क्वेश्चंस में, इनको यूज कैसे करेंगे? कोई भी आपको वेक्टर दिया होगा, उसको हम या तो एक्स एक्सिस, ठीक है, या तो y एक्सेस, इन दो एक्सेस के अकॉर्डिंग उसको रिजॉल्व कर लेंगे। रिजॉल्व करने का मतलब कि कोई भी आपको वेक्टर दिया है तो उसका, फॉर एग्जांपल ये आपका वेक्टर है, तो ये वेक्टर का एक्स एक्सेस पे मैग्नीट्यूड कितना होगा हम वो निकाल लेंगे, या फिर वाई एक्सिस पे मैग्नीट्यूड कितना होगा हम वो निकाल लेंगे। ठीक है। एक्स एक्सिस पे मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और वाई एक्सिस पे मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और फिर रिजल्टेंट वेक्टर निकालना आसान हो जाएगा। मगर बस एक चीज होता है कि जब आप इसको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के लाइन पे लिखेंगे, के डायरेक्शन पे लिखेंगे, तो कुछ स्मॉल चेंजेस होते हैं। ठीक है। तो हमें दो चीज का बस नॉलेज होना चाहिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को पढ़ने के लिए। दो बातों का हमें हमेशा ख्याल रखना है, एक तो यूनिट वेक्टर और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कैसे, क्या काम के हैं? नंबर 1, यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर होता है तो हमें पर्टिकुलरली ये पता चल जाएगा कि एक वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, इसका यूज क्या है। यूज है टू टेल डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है।
किस तरीके से? आप देखिए, जब हम इस वेक्टर को एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, है ना। तो मैग्नीट्यूड हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से और डायरेक्शन हमारा आता है यूनिट वेक्टर की मदद से। ओके, ये आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से और ये आता है, डायरेक्शन आता है यूनिट वेक्टर की मदद से। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो मैं ये देखता हूं कि ये है सपोज आपका एक वेक्टर ए, ठीक है, ये है आपका एक वेक्टर ए और इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ है अल्फा और इसका एंगल वाई एक्सिस के साथ है बीटा, ठीक है। तो अगर मुझे इस वेक्टर के अकॉर्डिंग, मुझे अपने इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मुझे कंपोनेंट निकालना है कि वेक्टर ए को अगर मैं एक्स एक्सिस के पास लिखूंगा, अगर मैं वेक्टर ए को एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? तो सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना है, मैंने कहा था मैग्नीट्यूड, है ना। मुझे क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। और दूसरा कैसे पता चलेगा कि वो है? तो डायरेक्शन, क्योंकि मैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना है मेरे को, ठीक है। तो किस तरीके से मैं फाइंड आउट करूंगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो देखता हूं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सेम चीज़ करेंगे। क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। मान लो ये ओ ए है और मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहा हूं, तो आपका ओपी क्या हो जाएगा? ओपी ट्रायंगल ओ ए पी में ओपी आपका हो जाएगा ओ ए कॉस अल्फा। अब ओ ए क्या है? व्हाट इज ओ ए? मैग्नी वेक्टर है और मैग्नी सिर्फ ओ ए में मानना चाहता हूं तो ए या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। तो ये हो गया आपका ए कॉस अल्फा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर मेरे को लिखना है, अगर मुझे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लिखना है और इसको वेक्टर बनाना है, तो यूनिट वेक्टर को अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिट वेक्टर when multiplied with magnitude it becomes vector। अभी तक तो सिर्फ हमारा पास क्या था? एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी, उसको ओपी को, ओपी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड था, अब ओपी को अगर वेक्टर बनाना है तो मैं क्या कर रहा हूं? उसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाइड कर दूंगा। तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो हम यूनिट वेक्टर लेते हैं वो है आई कैप, ठीक है। तो अगर आई कैप का आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया ए कॉस अल्फा आई कैप, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे y एक्सिस के अकॉर्डिंग, है ना, ये तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग था, ठीक है। अगर मुझे y एक्सिस के अकॉर्डिंग मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैं किस तरीके से निकालूंगा, ठीक है। आप जरा वीडियो को पॉज करके गेस करने की कोशिश कीजिए। तो मैं क्या करूंगा, चलिए मैं फिर से आपके लिए बना देता हूं। ये है मेरा एक्स एक्सिस
एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये मेरी एक वेक्टर है। और अगर इस वेक्टर को मैं वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए तो मुझे नंबर वन तो क्या चाहिए, मुझे नंबर वन मैग्नीट्यूड चाहिए। मान लीजिए ओ क्यू वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो वेक्टर ओ क्यू क्या होगा, हम वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लेते हैं उसको जे कैप ले लेंगे। क्या ले लेंगे, जे कैप। तो इसमें हमारा इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ओ क्यू, और जे कैप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ओ क्यू क्या है आपका, मैं आपके लिए अच्छे से लिख देता हूं, ये है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ओ ए का रेजोल्यूशन अलोंग वाई एक्सिस, हाँ, रेजोल्यूशन ऑफ ओ ए अलोंग वाई एक्सिस अगर मैं देखता हूं तो वो क्या है, ओ क्यू है, इज ओ क्यू। और वेक्टर ओ क्यू क्या है, ओ क्यू इंटू जे कैप। तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस बीटा जे कैप, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि वेक्टर ओ ए का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये रेड वाला जो हमारा वेक्टर ओ ए है ना, तो ओ एक्स के अकॉर्डिंग, ओ एक्स के डायरेक्शन में हमारा वेक्टर है ओ ए, ओ एक्स के डायरेक्शन आई एम वेरी सॉरी, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा वेक्टर हो गया ओपी, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा वेक्टर हो गया ओ क्यू। और हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ओ ए तो है। हमने क्या किया, ओ ए को ओपी और ओ क्यू के फॉर्म में लिखा, तो मैं लिख सकता हूं दोनों के बीच में ओपी एंड ओ क्यू, है ना, ये दोनों 90 डिग्री पे हैं। तो वेक्टर ओ ए को मैं लिख सकता हूं वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर ओ क्यू। मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा चुका हूं, अब जाके देख लिए। ओ ए वेक्टर ओ पी को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ओ पी को हम लिख सकते हैं ए कॉस अल्फा आई कैप, ए कॉस अल्फा आई कैप। वेक्टर ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए कॉस बीटा जे कैप। तो हमारा वेक्टर ये हो गया, दिस इज वेक्टर, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो रेजोल्यूशन करना क्या हुआ, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या हुआ, आप देखिए। नंबर वन, जब आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उस पर्टिकुलर एक्सिस के साथ जो एंगल बना है वो उसका कोसाइन मल्टीप्लाई हो जाएगा। अल्फा क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ है तो हम एक्स एक्सिस ओपी किसके बराबर हो गया, ओ ए कॉस अल्फा के बराबर। बीटा किसके साथ है, वाई एक्सिस के साथ है, तो ओ क्यू का मैग्नीट्यूड हो गया ओ ए कॉस बीटा, ठीक है, ओ ए कॉस बीटा। आप ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, कि जिस डायरेक्शन में जिस एक्सिस के साथ एंगल हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बार और बता देता हूं, मान लीजिए ये एंगल आपका होता थीटा, ठीक है, ये वेक्टर आपका एंगल बना रहा है थीटा। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग में आपका मैग्नीट्यूड मान लीजिए ये है आपका वेक्टर बी। तो इस एक्सिस के डायरेक्शन में इस वेक्टर का लेंथ क्या है वो आपको रेजोल्यूशन बता देता है।
रिजॉल्विंग द वेक्टर हो जाता है। तो वेक्टर बी अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, एक्स एक्सिस के। और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो आप उसको लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। तो इस वेक्टर का लेंथ वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है ये वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड, और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो ये मैग्नीट्यूड हुआ वो ये हुआ। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। तो फिर से कह रहा हूं, जब भी आपको पर्टिकुलरली किसी भी डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उस एक्सिस के साथ अगर एंगल बना हुआ है, जैसे एक्स एक्सिस के साथ यहाँ वेक्टर ने थीटा एंगल बनाया है तो बी कॉस थीटा, और उसके अपोजिट एंगल के साथ अगर एंगल नहीं बना हुआ है तो वो साइन थीटा। क्योंकि यहां मेरे को बीटा दिया हुआ था तो मैंने कॉस बीटा लिया, वरना मैं क्या ले सकता था, ये चीज मुझे अल्फा दी हुई थी तो ओ क्यू मैं ले सकता था ए साइन बी अल्फा, मगर मुझे बीटा एंगल दिया हुआ है तो मैंने ए कॉस बीटा ही लिया। ठीक है, ओके। तो हमने देखा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो क्यों इसकी जरूरत पड़ी, हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो किसी वेक्टर का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यही होगा। ठीक है, तो ओ ए आपका वेक्टर हुआ ए कॉस अल्फा आई कैप ए कॉस बीटा जे कैप। अब हम इसको, इस मैग्नीट्यूड को ए एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी कैपिटल एक्स लिखना है आपको, है ना, आपको कैपिटल एक्स लिखना है, तो इसको लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप और इसको लिख सकते हैं ए वाई जे कैप। तो ये ए एक्स इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड, और वो मैग्नीट्यूड कितना बड़ा होगा, कितना होगा, ए कॉस अल्फा। तो ए वाई भी क्या है आपका मैग्नीट्यूड, और वो मैग्नीट्यूड क्या हो गया आपका ए कॉस बीटा। ठीक है, तो ये होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, हमें ने क्या किया, हमने सबसे पहले देखा कि क्यों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की जरूरत पड़ती है, इसको पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं। तो नंबर 1, हमें रेजोल्यूशन की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर हमें मिल जाते हैं तो उसका रिजल्टेंट निकालना आसान होता है। ठीक है, समरी ये है कि अगर 90 डिग्री पे हमें रिजॉल्व कर लेते हैं वेक्टर्स को तो उनका रिजल्टेंट निकालना can easily be calculated। अब थीटा क्या है, दोनों के बीच 90, तो रिजल्टेंट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मगर उसका मैग्नीट्यूड भी तो पता होना चाहिए दोनों वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, हमने देखा जिस एक्सिस के साथ जो एंगल बना हो उसके कॉस करके कोसाइन एंगल को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ओ ए मैग्नीट्यूड था हमारे वेक्टर का, उसको कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया या ए कॉस अल्फा कर दिया तो हमारा मैग्नीट्यूड निकाल लिया।
ऐसे ही वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना था तो मैंने क्या किया, उस वाले एंगल हमें दिया हुआ था उससे निकाल लिया, कॉस बीटा, ए कॉस बीटा इज मैग्नीट्यूड। अगर एंगल नहीं दिया हुआ है तो आप जानते हो साइन अल्फा होएगा। क्यों होगा साइन अल्फा, ये आप बताइए, ये आप बताएंगे अगर आपने पहले के लेक्चर देखे हैं। नहीं भी देखे हैं तो भी चलिए मैं आपके लिए ये भी कर देता हूँ। OP एक वेक्टर है और एक वेक्टर है आपका OQ। अब ये वेक्टर को मैं यहाँ रख देता हूँ तो ये परपेंडिकुलर बन जाता है, और परपेंडिकुलर के लिए साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा PQ अपॉन OP। तो ये हो जाएगा आपका OQ साइन थीटा, ठीक है, Q साइन थीटा, तो A साइन अल्फा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या देखा कि मैग्नीट्यूड तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन अगर किसी वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना हो, लिखना हो, तो किस तरीके से लिखेंगे उसको, एक्स और वाई एक्सिस के फॉर्म में। तो हमने क्या किया, उसको पहले तो वेक्टर बनाना होगा, तो वेक्टर बनाने के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो यूनिट वेक्टर होता है, अगर हमें ये देखना है कि कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है तो उसमें आई कैप या वेक्टर आई, इन दोनों में से किसी का मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर वो वाई एक्सिस में है तो वो जे कैप या वेक्टर जे के डायरेक्शन में होंगे। अगर जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग कोई के डायरेक्शन में तो वो के कैप या वेक्टर के से मल्टीप्लाइड होंगे। तो ये देखिए इस वेक्टर OA को हमने x और y के डायरेक्शन में लिख दिया, ठीक है, ठीक है। और लास्ट में क्या देखा, आपको कैसे लिख सकते हैं उसको, a cos अल्फा को आप AX ले लीजिए, दोनों चीज सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। दिस इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड, a cos अल्फा भी मैग्नीट्यूड। ये हुआ हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब इस पे हम आगे क्वेश्चंस भी करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं।